हेलो स्टूडेंट्स, बिगनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर दैट मीन्स वो चीज़, वो एक तरीके से कह सकते हैं फील्ड जिसमें कि हमारी कंट्री की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन दैट मीन्स कि काफ़ी सारे लोग अराउंड 2/3 पॉपुलेशन इंगेज्ड है। दैट मीन्स उसी से उनको क्या मिलता है, रोज़गार मिलता है, लिवलीहुड है उनका, ठीक है, और उसी से क्या है वो लोग एक तरीके से अपना काम चलाते हैं। और अगर वर्ल्ड वाइड भी देखें तो काफ़ी सारे लोग क्या है एग्रीकल्चर के एक तरीके से सेक्टर में हम कह सकते हैं कि काम करने में लगे हुए हैं। जो एग्रीकल्चर वर्ड है इसका मतलब क्या है, तो इसको अगर हम देखें तो एग्री दैट मीन्स लैंड एंड कल्चर दैट मीन्स कल्टीवेशन। तो एग्रीकल्चर का मतलब क्या हो गया, लैंड कल्टीवेशन, ठीक है। एक तरीके से जब हम ज़मीन पर खेती करते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। इसी वजह से अगर हम इंडिया में देख रहे हैं कि 2/3 पॉपुलेशन किस चीज़ में एंगेज्ड है, एग्रीकल्चरल फील्ड में एंगेज है, तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि इंडिया क्या है कि एग्रीकल्चरल कंट्री है। इसी तरीके से हम देख सकते हैं अब इंडिया से रिलेटेड कुछ मेन फैक्ट्स हैं। इंडिया का एक तरीके से अगर हम देखें तो टी एंड कॉफ़ी का बहुत बड़ा, ये कह सकते हो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अगर हम कहें तो मेज, जूट एंड सिल्क की है। देन थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की अगर हम बात करें तो टोबैको की है। और अगर हमारे जीडीपी की बात करें तो ये 16% की जगह यहाँ पर आप ये ध्यान रखें लेटेस्ट है 6.1%। 2017 डेटा के अकॉर्डिंग क्या है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कौन देता है, अपना एग्रीकल्चर सेक्टर देता है। इस बेस पे अगर हम देखें तो हम हमारी जो फार्मिंग है उसको 3 मेन सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। मेन ब्रॉड कैटेगरीज जो 3 है उनमें डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, पीएसएफ शॉर्ट फॉर्म लेकर चल सकते हैं, हो सकता है आगे हम शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है। नेक्स्ट इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, आईएसएफ। नेक्स्ट है कमर्शियल फार्मिंग। ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं इसकी फार्मिंग की। अब हम 1 बाय 1 इन कैटेगरीज को देखेंगे कि क्या इनकी स्पेशलिटीज हैं। इससे पहले जो एग्रीकल्चर अगर हम देखें तो ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और बहुत पुरानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जिस पे जो एक तरीके से क्या करता है, जिस पर कि जो कल्टीवेशन है वो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारे जो एक तरीके से चीज़ें उस पर डिपेंड करता है। जैसे फिजिकल एनवायरनमेंट कि कहाँ पर कौन सा कल्टीवेशन होगा, वो कई सारी चीज़ों पर, लाइक क्लाइमेट कैसा है, ठीक है, रेनफॉल कैसा है, तो उस पर डिपेंड करता है। सॉइल कैसी है, टेक्नोलॉजी हाउ नो, उस पर डिपेंड करता है। एंड सोशियो कल्चरल प्रैक्टिस पे कि कहाँ पर किस तरीके से खेती की जाती है। तो इन सब चीजों पर क्या है, ये कुछ एक मेन फैक्टर्स हैं जिस पर की जो एग्रीकल्चर है वो डिपेंड करती है। अब हम बात कर लेते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की, पीएसएफ की। अगर पीएसएफ की अगर हम बात करें तो पीएसएफ क्या है, इंडिया के कुछ एरियाज में आज भी क्या है प्रैक्टिस किया जाता है। दैट मीन्स इस तरीके से खेती आज भी की जाती है इंडिया के कुछ हिस्सों में। ये जो खेती है इसमें क्या करते हैं, जो फार्मर्स है एक छोटे से जमीन के टुकड़े पे खेती करते हैं पुराने टूल्स की हेल्प से। दैट मीन्स जो पुराने जो मेथड्स थे ना उनकी हेल्प से, जैसे फैमिली के ही लोग वहाँ पे काम करेंगे, खेती वेती करेंगे, हॉय है, डो है, डिगिंग स्टिक्स हैं, सारे जो इक्विपमेंट्स है वो सारे इक्विपमेंट्स पुराने वो यूज़ करते हैं। अब बात करें हम पुराने की तो जो वर्ड है प्रिमिटिव उसका मतलब ही हो जाता है अविकसित, ठीक है ना, या तो साधारण या फिर एक तरीके से पुराना। तो इसी वजह से इसमें आप सारी चीजें देखेंगे एक तरीके से पुरानी यूज होती है। डिपेंड किस चीज पे करती है प्रिमिटिव फार्मिंग, एक तरीके से वो किस पे है, मॉनसून पे। तो दैट मीन्स जो फार्मर्स ये खेती करते हैं वो इरिगेशन के लिए डायरेक्टली मॉनसून पे डिपेंड होते हैं, उनके पास अपने कुछ इरिगेशनल सोर्स नहीं होते। नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि आपको बता देते हैं, इसमें जो फार्मर्स है वो क्या करते हैं, किसी भी पीस ऑफ लैंड पे कुछ टाइम के लिए खेती करते हैं 1 साल, देन क्या करते हैं 2 साल उस पीस ऑफ लैंड को वो छोड़कर दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं, उसको वहाँ पे आग जलाकर, ठीक है। उनको लगता है कि इससे क्या होगा, जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी और अच्छे से जो फर्टिलाइजेशन, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो दोबारा से रीगेन वो सॉइल कर जाएगी। नेक्स्ट है सस्टेनेबिलिटी ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन, ठीक है। तो एनवायरमेंटल जो कंडीशन है वो सुटेबल है या नहीं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब मैंने बताया कि ये क्या कर देते हैं, एक तरीके से वहाँ पे जला देते हैं पीस ऑफ लैंड को ना, वो जलाकर क्लियर भी करते हैं। तो इसी वजह से इसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। सॉइल फर्टिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज जब हो जाती है ना किसी भी क्या नाम है पीस ऑफ लैंड की, जब वहाँ पर कई साल तक इकट्ठे वहाँ पे खेती करते हैं फार्मर्स, तो वो फार्मर्स क्या करते हैं उस जगह को छोड़कर नेक्स्ट प्लेस पर चले जाते हैं और फिर उस प्लेस को क्लियर करते हैं।
क्लियर? तो अब देख रहे हो ये क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। इसको एक और नाम है इसका, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, अब आपने देखा इसमें सारी जो चीज़ें हैं वो पुरानी यूज़ होती है, फैमिली के मेंबर्स ही हैं, कम्युनिटी लेबर्स इसमें हेल्प करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो इसका जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम होती है। ठीक है ना, तो उतना ज़्यादा हमें इससे प्रोडक्शन गेन नहीं होता। और फार्मर्स इसमें पहले ही बता चुकी हूँ पुरानी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो फर्टिलाइजर्स वगैरह, मैन्योर्स वगैरह, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह, कुछ भी मॉडर्न इनपुट्स वो लोग यूज़ नहीं करते। हमारे इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में ना इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी जाना जाता है, जिसमें से मैंने यहाँ पे आपको कुछ लिस्ट दी है कि कहाँ पर किस नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर? तो इसमें से मैं आपको क्या नाम है, आप सारे देख सकते हो, अच्छे से रीड आउट कर सकते हो। मैं मेन आपको बता देती हूँ कौन कौन से। झूमिंग आपको पता होना चाहिए, मैप में आपसे पूछ सकता है कहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है, मेनली असम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड। मणिपुर में नहीं बोलते झूमिंग, ठीक है, तो गलती से भी मत बताना। दीपा है बस्तर, छत्तीसगढ़ में है, और अंडमान एंड निकोबार में है। ठीक है, एंड देन इसके अलावा क्या है तुम्हारा, कुरुवा है झारखंड में, और कुमारी है वेस्टर्न घाट्स में, और ऐसे ही आप याद रख सकते हो। बाकी पोडू है, पेंडा है आंध्र प्रदेश में। तो ये कहाँ है, इंडिया के हैं, कि इंडिया में किन किन नामों से इसको जानते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वर्ल्ड में कौन सा है, मिल्पा है मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका में इसको बोलते हैं, मिल्पा के नाम से जानते हैं। कोनको है वेनेजुएला में, रोका है ब्राजील में, मोसेल है सेंट्रल अफ्रीका में, और लडांग है इंडोनेशिया एंड रे वियतनाम। इसमें से आपको मिल्पा, मेसोल तो रहने दीजिए, मिल्पा, रोका एंड लदांग, ये आपको 3 जरूर याद रखने हैं अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो इसका शॉर्ट वीडियो भी मैंने क्या नाम है आपका बना के डाला हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हैं। मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी। तो अब हम आगे जो नेक्स्ट 2 बचते हैं उनको देख लेते हैं, लाइक ISF देन कमर्शियल फार्मिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये स्टूडेंट, तो अब हम बात कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है, इसमें अगर हम देखें तो इसको क्या बोलते हैं, लेबर इंटेंसिव फार्मिंग भी कह देते हैं। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन। ये कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है और तो जो लैंड है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि उसी लैंड से क्या करना है, हमें सभी के लिए कल्टिवेट करना है। ओके, फूड ग्रेन्स वगैरह। तो इसी वजह से वहाँ पर क्या किया जाता है, बायोकेमिकल इनपुट्स का यूज़ किया जाता है, लाइक पेस्टिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स हैं, ओके, मैन्योर्स हैं, फर्टिलाइजर्स है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर यूज़ की जाती है। और इरीगेशन फैसिलिटीज़ को भी इंप्रूव करके हायर क्या नाम एक तरीके से इरीगेशन ज़्यादा किया जाता है, जिससे हायर प्रोडक्शन मिल सके। क्यों ऐसा होता है कि जो लैंड है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, ड्यू टू राइट टू इनहेरिटेंस। राइट टू इनहेरिटेंस क्या होता है, मैंने आपको सामने एक फिगर दिखाया है जिसमें कि आपके पास क्या है, एक इंसान के पास सपोज दैट एक प्लॉट है, उसके अगर 3 बच्चे हैं तो वो प्लॉट क्या हो जाएगा, वो जो पीस ऑफ लैंड है वो तीनों में इक्वल डिवाइड हो जाता है। तो अब तीनों की जो फैमिली होगी उनके लिए क्या करना पड़ेगा, उनको इंडिविजुअली क्या करना है, फूड ग्रेन्स उससे कल्टीवेट करनी है, प्रोड्यूस करना है फूड। तो उस लैंड के ऊपर, अब लैंड तो वही थी ना, बल्कि वो लैंड और 3 पार्ट में डिवाइड हुई है, तो वो छोटी हो गई, तो उससे क्या हुआ, प्रेशर बढ़ जाता है। और इसी वजह से क्या करना पड़ता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बायोकेमिकल और जो अदर इनपुट्स हैं उनका यूज़ करना पड़ता है। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट कमर्शियल फार्मिंग की। कमर्शियल है, नाम से देखें तो कमर्शियल क्या है, दैट मीन्स जो बिजनेस पर्पज से किया जाता है जो फार्मिंग। ओके, तो अब बिजनेस पर्पज से अगर कोई चीज की जा रही है तो उसमें क्या होगा, मॉडर्न इनपुट्स का यूज किया जाता है। जितने भी जो इनपुट्स हैं, लाइक ट्रैक्टर्स है, हार्वेस्टर्स है, थ्रेसिंग मशीन है, ये सारे जो इनपुट्स हैं मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ किया जाता है। HYV सीड्स, दैट मीन्स हायर यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ किया जाता है। ये जो सीड्स हैं वो कब आए थे, जब आपका ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, उसके बाद से इन सीड्स का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा या उससे भी पहले। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इससे रिलेटेड हो सकता है मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियो आपके लिए ज़रूर डाल दूंगी। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आपको वो वीडियो ज़रूर मिलेगी। क्लियर? तो HYV सीड्स आप यूज़ करते हैं। देन केमिकल फर्टिलाइजर्स इसमें यूज़ किए जाते हैं, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। क्लियर? फर्टिलाइजर्स हैं, मैन्योर्स हैं, सारी चीज़ें इसमें यूज़ की जाती हैं। इसको एक तरीके से प्लांटेशन फार्मिंग भी कह देते हैं और कमर्शियल फार्मिंग भी एक बात है इसमें क्या तो बहुत बड़े एरिया पे सिर्फ एक सिंगल क्रॉप क्या की जाती है, ग्रो की जाती है, एक फसल उगाई जाती है बहुत बड़े एरिया में। इसी वजह से इसको हम प्लांटेशन फार्मिंग भी कहते हैं।
अगर हम देखें तो ये क्या है, इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। ये क्या कहता है, दोनों ही जो आपके क्या नाम है सेक्टर्स हैं उनको आपस में एड ऑन करने का, जोड़ने का काम करता है। कुछ एग्जाम्पल है प्लांटेशन क्रॉप्स के कि इंडिया में किन किन क्रॉप्स को एज अ प्लांटेशन क्रॉप्स उगाया जाता है। जैसे टी को उगाया जाता है असम एंड नॉर्थ बंगाल में एज अ प्लांटेशन क्रॉप, बैम्बू को उगाया जाता है नॉर्थ ईस्ट में, कॉफी को कर्नाटका में एंड बनाना को साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में, दैट मीन्स इंडिया के जो साउथ के हिस्से हैं वहां पर। इसके अलावा शुगर केन है, रबर है, ये भी क्या है प्लांटेशन क्रॉप्स में आते हैं। मैंने इसमें लिखा नहीं है बट फिर भी आप याद रखें, शुगर केन एंड रबर ऑल्सो, ये भी क्या आपके प्लांटेशन क्रॉप है। प्लांटेशन क्रॉप के अच्छे डेवलपमेंट के लिए कुछ एक मेन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जिससे कि इसका डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। अब प्लांटेशन है, कमर्शियल पर्पज से है, तो क्या चाहिए, मार्केट, दैट मीन्स मार्केट से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिसके लिए आपको क्या चाहिए, बहुत अच्छा ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन, दैट मीन्स वेल डेवलप्ड सिस्टम चाहिए ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन का, और प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज चाहिए होती है। तो ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके ग्रो करने के लिए। क्लियर, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ये तीनों पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे मेंशन करके दिखा देती हूँ। ये तीनों आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से जो कमर्शियल क्रॉप है उनके डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। क्लियर, अब आपने समझा कि क्या टाइप ऑफ फार्मिंग्स है, कौन कौन सा था, प्रिमिटिव, इंटेंसिव एंड कमर्शियल, ये तीन मेन कैटेगरीज हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट मीन्स वो क्या है आपका क्रॉपिंग पैटर्न। ओके, क्रॉपिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, कुछ एक चीज़ों पे डिपेंड करता है। वो क्या है कि इंडिया के एक तरीके से, इंडिया का एक बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नेशन है, तो यहाँ पर अलग अलग कल्चर है, प्लेरिटी है एक तरीके से कल्चर में, फिजिकल डाइवर्सिटी है, तो ये सारी चीज़ें आपकी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस और क्रॉपिंग पैटर्न्स में देखने को मिलती है कि कहीं पर कोई फसल उगती है, कहीं पर दूसरी फसलें हैं, कहीं पर किसी टाइम पीरियड पे कोई फसल उग रही है। तो ये सारी जो वेरिएशंस हैं आपको देखने को मिल जाती है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर तीन मेन क्रॉपिंग सीजन्स इंडिया में डिवाइड किए गए हैं, रबी क्रॉप, खरीफ एंड ज़ैद। ठीक है, ये तीन मेन है। इसको मैंने बहुत इजीली समझाने की कोशिश की है कि कब ये सोन की जाती है, तब दैट मीन्स उगाई जाती है, हार्वेस्ट कब की जाती है, एग्जाम्पल्स कौन से हैं, स्टेट्स कौन से हैं एंड कुछ स्पेशल। ओके, सोन की अगर मैं बात करूं कि कब उगाई जाती है, रबी क्रॉप विंटर्स में उगाई जाती है, अक्टूबर से दिसंबर टाइम पीरियड में। क्लियर, हार्वेस्ट कब की जाती है, समर सीजन में, दैट मीन्स अप्रैल से जून के टाइम पीरियड पे इसको इन फसलों को काटा जाता है। एग्जाम्पल कौन सा है, वीट है, बार्ले है, पीज है, ग्राम है एंड मस्टर्ड है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके रबी क्रॉप्स के। कौन कौन से स्टेट्स में उगाई जाती है जो आपकी रबी क्रॉप्स है, मेनली अगर हम देखें तो जो आपका नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट जो हिस्सा है ना हमारा, वहां पर इसमें ये फसलें उगाई जाती हैं, जिसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड नॉर्थ वेस्ट का कुछ हिस्सा पंजाब का, वहां ये उगाया जाता है। क्या रीजन है वहां पे इसके उगाने के, तो सबसे बड़ा रीजन क्या है वहां पे, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो उसके बाद से वहां पे ये जो क्रॉप्स हैं वो बहुत ज्यादा कल्टीवेट या फिर उगानी शुरू हो गई थी। ओके, तो अब समझ में आ रहा आपको कब उगाई जाती है। इसको बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि 1 मार्क्स में इनमें से बहुत आपके चांसेस बन जाते हैं बहुत ज़्यादा। स्टेट्स पूछ सकता है, सोइंग सीजन पूछ सकता है, हार्वेस्टिंग पूछ सकता है, एग्जाम्पल्स दे सकता है कि कौन कौन से हैं, है ना, आपको 3 दे देगा कि कौन से हैं और पूछ लेगा कौन सा नहीं है। देन खरीफ ऑन सेट ऑफ मॉनसून में उगाई जाती है। अच्छा, वन मोर थिंग रबी के बारे में, ये जो आपका जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो बारिश होती है ना, प्रेसिपिटेशन, उसकी वजह से इन जगहों पे ये जो क्रॉप्स हैं ये कल्टीवेट की जाती हैं। क्लियर, खरीफ की अगर हम बात करें तो जो खरीफ है ये जैसे ही मॉनसून सीजन आता है ना, दैट मीन्स ऑनसेट ऑफ मॉनसून, जब मॉनसून आता है तो उसी के साथ ये क्रॉप्स उगाई जाती है। अब क्यों, हार्वेस्ट कब की जाती है, सितंबर से अक्टूबर में। क्यों उगाई जाती है मॉनसून के टाइम पीरियड पे, क्योंकि ये क्रॉप्स इनमें से कुछ ऐसे जिनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल, पैडी, मेज, जवार, बाजरा, मूंग, उड़द, ऐसी बहुत सारी दालें हैं, तूर वगैरह, कॉटन, जूट, ग्राउंड नट, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके। पैडी अगर मैं कहूँ तो पंजाब और हरियाणा में, और राइस अगर मैं कहूँ तो असम, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन जगहों पे उगाया जाता है। पैडी की मेन 3 वैरायटी हैं जो आपकी उड़ीसा, असम और वेस्ट बंगाल में उगाई जाती है। वो कौन सी है, उस, अमन, बोरो, ये 3 मेन वैरायटी है, बड़े ध्यान से देखना, ठीक है ना। तो ये 3 मेन वैरायटी है जो यहाँ पे उगाई जाती है। इसके अलावा अगर देखें तो पंजाब और हरियाणा में ये जो राइस है ना, मतलब दैट मीन्स जो पैडी है, वो एज अ कमर्शियल क्रॉप उगाया जाता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है।
अब बात कर लेते हैं ज़ैद की। ज़ैद क्या है? वो क्रॉप्स होती हैं जो रबी और खरीफ के टाइम पीरियड के बीच में जो टाइम बच जाता है ना, तब ये फसलें उगाई जाती हैं, ज़ैद क्रॉप्स। एग्जाम्पल वाटरमेलन, मस्कमेलन, क्यूकम्बर और कुछ ऐसी ही वेजिटेबल हैं, फोडर क्रॉप्स हैं। क्लियर? तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो क्या है उस टाइम पीरियड पे उगाए जाते हैं जब रबी और खरीफ का सीजन नहीं होता, उनके बीच का जो टाइम पीरियड होता है। वन मोर थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, शुगर केन एक ऐसी क्रॉप है जिसको पूरा साल, एक तरीके से पूरा एक 1 ईयर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। ओके, तो इसी के साथ हम यहाँ पे अपनी ये वीडियो खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिविजुअली कुछ क्रॉप्स के बारे में आपको बताएंगे, उनकी कुछ स्पेशलिटीज़ के बारे में। कोशिश है हमारी वीडियो को आप पूरा देखें, अच्छे से समझें, जिससे कि आपको सारी चीज़ें बड़े इजी मैनर में क्लियर होंगी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू नोटिफिकेशन टाइमली मिल पाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक।